नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब बना देगा। प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी कल आधुनिक गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने विवाहित अथवा अविवाहित सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात कराने का फैसला सुनाया। कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव अभियान कल समाप्त होगा। सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों से निःशुल्क एहतियाती टीका लगवाने की अपील की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ मादक पदार्थों का व्यापार करने वाले नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गरुड़ अभियान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन के साथ सम्मान और परस्पर हित पर आधारित संबंध बनाने के प्रयास कर रहा है। आज विश्व हृदय दिवस है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की है। दोपहर समाचार में नवीन सक्सेना के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूरत शहर के लिए महत्वाकांक्षी ड्रीम सिटी परियोजना के पूरा होने के बाद ये शहर दुनिया में सबसे सुरक्षित और हीरा व्यापार के लिए आधुनिक सुविधाओं का केंद्र बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री ने सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सूरत का कपड़ा और हीरा उद्योग देश भर के लोगों को आजीविका प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूरत में बने कपड़ा उत्पादों का बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सूरत के कपड़ा व्यापारियों की सुविधा के लिए सूरत और काशी के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू करने की योजना बना रही है। सूरत के व्यापारियों, कारोबारियों की हर आवश्यकता को देखते हुए काम कर रही है, नए इनोवेशन कर रही है। सूरत के टेक्सटाइल का एक बड़ा बाजार काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। यहां से बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए सामान पूर्वी यूपी भेजा जाता रहा है। अब रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ने मिलकर एक नया समाधान भी खोजा है। रेलवे ने अपने कोच की डिजाइन को इस तरह से बदला है कि उसमें आसानी से कार्गो फिट हो जाता है। इसके लिए खास तौर पर 1 टन के कंटेनर भी बनाए गए हैं। ये कंटेनर आसानी से चढ़ाए और उतारे जा सकते हैं। शुरुआती सफलता के बाद अब सूरत से काशी के लिए पूरी एक नई ट्रेन ही चलाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में डबल इंजन सरकार की बदौलत सूरत शहर और तेजी से आगे बढ़ेगा। पिछले 20 वर्षों में सूरत ने देश के बाकी शहरों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगति की है। सैकड़ों किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवनदान दिया है। 2 दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बनी है, उससे भी शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिली। आज भाकर और बामरोली में नई कैपेसिटी जुड़ गई है। यहां गरीबों के लिए, झुग्गियों में रहने वालों के लिए करीब 80,000 घर बनाए गए। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब घर बनाने में भी तेजी आई है और सूरत के गरीबों, मिडिल क्लास को दूसरी अनेक सुविधाएं भी मिलने लगी है। प्रधानमंत्री ने कहा, आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में करीब 4 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिला, जिनमें 32 लाख से ज्यादा मरीज गुजरात के और 1.25 लाख सूरत के हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत
देश में अभी तक लगभग 4 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसमें 32 लाख से अधिक मरीज गुजरात के और लगभग 1.25 लाख मरीज ये मेरे सूरत के हैं। प्रधानमंत्री गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने सूरत के लिंबायत क्षेत्र में एक रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री इस समय भावनगर में हैं, जहां वो 5,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे, जिनमें भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखना भी शामिल है। प्रधानमंत्री के रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय खेल गुजरात में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। शाम को प्रधानमंत्री अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इस राष्ट्रीय खेलों में 36 प्रकार के खेलों की स्पर्धाएं होंगी, जिसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 7,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब तक के यह सबसे बड़े राष्ट्रीय खेल होंगे। इसके बाद वह अहमदाबाद में नवरात्रि महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी गांधीनगर कैपिटल और मुंबई सेंट्रल के बीच चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। मेक इन इंडिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए रेलवे ने 15 फरवरी 2019 को देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया था। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर चलाई गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों की संचालन तैयारियों का आकलन करेंगे और सैनिकों से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री असम और अरुणाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। श्री सिंह के साथ थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। रक्षा मंत्री अरुणाचल के स्थानीय इदू मिश्मी जनजातीय समुदाय के धार्मिक स्थल आथू पोपू की वार्षिक यात्रा में शामिल लोगों से भी बात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन के साथ सम्मान और परस्पर हित पर आधारित संबंध बनाने के प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुधार और इस क्षेत्र को मजबूत बनाना भारत और अमेरिका का साझा लक्ष्य है। अमेरिका में 11 दिन के प्रवास के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार है और इस मामले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद करना असंवैधानिक है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी सहमति से बनाए गए संबंधों से उत्पन्न 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अधिकार है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी फैसला दिया कि चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम के तहत दुष्कर्म की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि एक विवाहित महिला को गर्भपात के अधिकार का इस्तेमाल करने से इनकार नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अविवाहित महिला को 24 सप्ताह के भीतर अनचाहे गर्भ को समाप्त करने का अधिकार है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि विवाहित महिला को गर्भपात कराने के अधिकार से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पीठ ने 23 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 25 वर्षीय अविवाहित महिला ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 23 सप्ताह और 5 दिन के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो,
फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। Northeast Diary program, broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary program this week, the 29th of September 2022, brings an exclusive interview with Kailash Karthik N, Mission Director of Jal Jeevan Mission in Assam. Looking forward to seeing you there. देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र लाभार्थियों से नजदीकी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जाकर मुफ्त एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। कल कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव अभियान का अंतिम दिन है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत एहतियाती टीके के लिए इस साल 15 जुलाई को 75 दिन का अभियान शुरू किया गया था। अभियान के तहत सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक 20 करोड़ 88 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 218 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 21,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए कई चरण वाला गरुड़ अभियान चलाया है। सीबीआई, इंटरपोल और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ तालमेल कर विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में विशेष अभियान चला रही है। गरुड़ अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। अभियान के दौरान देश के कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियां की गई हैं। केंद्र ने राज्यों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों के विरुद्ध गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है। कल जारी अधिसूचना में केंद्र सरकार ने पीएफआई और इसके सहयोगी गुटों को तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया था। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआई के वैश्विक आतंकी गुटों से संपर्क के कई प्रमाण मिले हैं। पीएफआई के कुछ सदस्यों ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होकर सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने आज प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके राज्य महासचिव अब्दुल सत्तार को 2 सप्ताह के अंदर 5 करोड़ 20 लाख रुपए जमा कराने के आदेश दिए हैं। पिछले शुक्रवार को हड़ताल के दौरान पीएफआई के सदस्यों ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद तमिलनाडु में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और संबंधित संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आज आदेश जारी किया। असम पुलिस ने केंद्र सरकार के फैसले का पालन करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के कार्यालयों को सील कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कार्यालय गुवाहाटी, करीमगंज और बक्सा में हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और पुलिस ने राज्य में इस संगठन के 37 सदस्यों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने कहा है कि राज्य में पीएफआई के खिलाफ जांच प्रक्रिया जारी है। देश के विभिन्न इस्लामिक समूहों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगियों को गैर कानूनी घोषित करने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है। जम्मू के उधमपुर जिले में पिछले 8 घंटे में 2 बम विस्फोट हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहला बम विस्फोट कल रात 10:30 बजे उधमपुर शहर के डोमिल क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में हुआ। दूसरा विस्फोट आज सुबह 6 बजे उधमपुर बस स्टैंड में बस में हुआ। पुलिस ने बताया है कि इन घटनाओं में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं और उनकी हालत स्थिर है। जम्मू के पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ये आईईडी विस्फोट हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के विशेषज्ञ भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और जांच के लिए नमूने एकत्र कर लिए गए हैं। असम के धुबरी जिले में नाव पलटने से एक अंचल अधिकारी सहित 10 लोग लापता हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि लापता लोगों को बचाने के लिए अभियान जारी है। घटना के वक्त नाव में करीब 30 लोग सवार थे। घटना के समय अंचल अधिकारी अन्य फील्ड अधिकारियों के साथ ब्रह्मपुत्र के कारण हुए कटाव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद लौट रहे थे। लापता लोगों को निकालने के लिए गोताखोरों को तैनात किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट से ये शहर दुनिया का सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब बन जाएगा। प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी कल अपग्रेडेड गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने विवाहित अथवा अविवाहित सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात कराने का फैसला सुनाया। कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव अभियान कल समाप्त होगा। सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों से निःशुल्क एहतियाती टीका लगवाने की अपील की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों के व्यापार से जुड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए गरुड़ अभियान चलाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन के साथ सम्मानजनक और परस्पर हितों पर आधारित संबंध बनाने का पक्षधर है। आज विश्व हृदय दिवस है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। भारत कृषि और खाद्य प्रणाली की चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडोनेशिया के बाली में G20 बैठक के विभिन्न सत्रों में ये बात कही। उन्होंने बताया कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। श्री तोमर ने कहा कि देश में किसानों को वर्तमान और भविष्य की कठिनाइयों से निपटने के लिए बेहतर बीज और उर्वरक, तकनीक तथा बाजार तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के भावनगर में हैं। प्रधानमंत्री 5,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे, जिनमें भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला भी शामिल है। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन। 300 वर्षों की अपनी इस यात्रा में भावनगर ने सतत विकास की सौराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है। इस विकास यात्रा को नए आयाम देने के लिए आज यहां करोड़ों रुपयों के अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट भावनगर की पहचान को सशक्त करेंगे, सौराष्ट्र के किसानों को सिंचाई की नई सौगात देंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देंगे। रीजनल साइंस सेंटर के बनने से शिक्षा,
और संस्कृति के शहर के रूप में भावनगर की पहचान और समृद्ध होगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, जब भी मैं भावनगर आया हूं तो एक बात जरूर कहता रहा हूं, बीते 2.5-3 दशकों में जो गुंज सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद की रही है, अब वही गुंज राजकोट, जामनगर और भावनगर की होने वाली है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ इस श्रृंखला में आज की कड़ी में प्रस्तुत है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर जानकारी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक प्रमुख सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की परिकल्पना को प्राप्त करना है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड से इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। आयुष्मान भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय आज से लागू हो रही है। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही। ये योजना देश में सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है। ये योजना पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस योजना है और इसका लाभ पूरे देश में कहीं भी लिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 23,000 से अधिक अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश भर में 1,20,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र गैर संचारी रोगों सहित विभिन्न बीमारियों की जांच की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये गैर संचारी रोगों के जोखिम कारकों की शीघ्र निदान और इन रोगों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने में बहुत मदद कर रहा है। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर हर 4-5 गांव के बीच में देश के नागरिक को ट्रीटमेंट मिले, उसको प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो जाए। ऐसे 12 प्रकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा की भी व्यवस्था है। उससे आगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उसको सपोर्ट किया गया। देश में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब तक 24 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा नंबर भी जारी किए जा चुके हैं। ये देश में स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करके और स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच में सुधार करेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय देश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के मामले में अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में सफल रही है। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। मेरा पूरा नाम निगमलाल बीनीराम चिकलुंडे, उम्र 68 साल की है, मुक्काम है साइटोला पोस्ट रत्नारा।
तालुका जिला गोंदिया। मैं गोंदिया जा रहा था, रास्ते में एक भैंस आ रही थी दोनों बाजू से, और भैंस का कैसा क्या हुआ मेरे आंख पे आई तो साइकिल भी गिरी और साइकिल में मेरा भैंस का पैर यहाँ मंडाया। तो मेरे को मालूम नहीं कि यहाँ मैं कहाँ गिरा क्या नहीं। फिर फोन लगाया लड़के को, तो लड़के ने गोंदिया ले गया KTS में, फिर वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। अगर ये कार्ड नहीं रहता तो पैसे के लिए बहुत परेशानी होती, पर कार्ड रहने से बहुत लाभ हुआ। ये जो आयुष्मान योजना आई है, इसमें प्रधानमंत्री को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम गरीबों को बहुत सहायता मिलती है और मैं उनके आभारी हूँ। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम को आप ट्विटर पर @AIR News Alerts, YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व हृदय दिवस है। प्रत्येक वर्ष ये दिन हृदय रोगों और उनके निवारण के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ हृदय और स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील की है। विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रिहन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में हृदय रोगों से बचाव के लिए नियमित व्यायाम को जरूरी बताया। मैं हृदय रोग का विशेषज्ञ के नाते बताना चाहता हूं और पब्लिक को अवेयर करना चाहता हूं कि आज के दिन हिंदुस्तान में हृदय रोग बढ़ता जा रहा है और खास करके ये कोविड के बाद कई लोगों को और भी ज्यादा तकलीफ हुई है। तो एक तो अपना हृदय का ख्याल रखते हुए हर एज में एक्सरसाइज जैसे 3-4 टाइम हफ्ते में कोई 30-40 मिनट अगर जो कोई ब्रिस्क वॉक या रनिंग या कुछ ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करें, उससे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो ठीक रहता है। कुछ अपनी डाइट के ऊपर भी कंट्रोल रखना है। आज के दिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा सबसे अच्छा है। आकाशवाणी के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ भारत में नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबरों पर विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। फोन नंबर है 23421230 और 23421764। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 22वीं श्रृंखला जारी करने को अनुमति दे दी है। इनकी बिक्री 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इन्हें जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी आंगनबाड़ी परिसरों में वर्षा जल का संचयन करने को कहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने पोषण माह के तहत मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों और आसपास वर्षा जल के संचयन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने को भी कहा है। गुजरात में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। दूरदर्शन ने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। राष्ट्रीय खेलों के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने 100 से अधिक कैमरे लगाए हैं। दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया पर भी राष्ट्रीय खेलों की कवरेज पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट से ये शहर दुनिया का सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब बन जाएगा। प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने विवाहित अथवा अविवाहित सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से 24 सप्ताह तक के गर्भपात का फैसला सुनाया। कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव अभियान कल समाप्त होगा। सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों से निःशुल्क एहतियाती टीका लगवाने की अपील की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों के व्यापार से जुड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गरुड़ अभियान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन के साथ सम्मानजनक और परस्पर हितों पर आधारित संबंध बनाने का पक्षधर। आज विश्व हृदय दिवस है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की अपील की है। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।